नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आपके लिए नई हैं। नंबर एक, कल हमने प्रश्न पूछा था कि भाई बताओ, हाल ही में चर्चा में रहे बुज़हर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण और तकनीकी संचालन ईरान द्वारा किस देश की सहायता से किया जा रहा है। तो ये प्रश्न मैंने कल पूछा था आपसे। अब आप इसको नहीं बताए थे, मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसका तो बताइएगा, तो ये चर्चाओं में रहा है अभी। चलिए, आज का पहला टॉपिक महावीर जीवन के दर्शन के बारे में और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में महावीर जयंती मनाई गई है, आप लोग जानते होंगे, और आपके परीक्षा में महावीर जयंती और इसके अलावा महात्मा बुद्ध जी के बारे में प्रश्न आपसे एग्जाम में बनता है, तो आप लोग रेडी कर लीजिएगा। बाकी इनके जन्म की बात करते हैं तो 599 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। स्थान यहां पर लिखा हुआ है। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आप लोग जानते होंगे। पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला थी। बचपन का नाम वर्धमान था, जिसका अर्थ क्या था? विकास समृद्धि का प्रतीक। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है गृह त्याग कर दिया। महाभिनिष्क्रमण की अगर बात करें तो यह केवल परिवार, राज्य या वैभव का त्याग नहीं था, बल्कि भौतिकता, अहंकार, आसक्ति और स्वार्थ का पूर्ण परित्याग था, जिसको हम लोग महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इसके बाद उन्होंने साधना का मार्ग चूज किया और उसके बाद मौन व्रत धारण किया और अंततः जो उनको कठोर तपस्या के बाद जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको हम लोग कैवल्य के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको एग्जाम में पढ़ते होंगे। इनके तपस्या की अवधि जो थी लगभग 12 वर्ष की थी। ज्ञान प्राप्ति के अनुसार आप जानते होंगे ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है हुआ था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, आप इसको रेडी कर लीजिएगा। ज्ञान प्राप्ति जब उनको हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जिन कहा गया, जहां से प्रश्न बनता है। बहुत बार यहां से प्रश्न बना है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद इनको क्या महसूस हुआ? इनको महसूस हुआ कि आत्मा शाश्वत है और व्यक्ति के कर्म ही उसके सांसारिक बंधनों का मुख्य कारण है। यानी कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको आगे का जीवन मिलेगा। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कर्म के आधार पर उन्होंने चीजें को रखा। बाकी जो शब्द जिन था उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ था अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर क्या करना? पूर्ण विजय प्राप्त कर लेना। ध्यान रखिएगा कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है वह विश्व विजेता बन जाता है। जैसे अक्सर आप लोग जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो क्या होता है, मन में ख्याल आता है कि मैडम का कॉल आ रहा होगा, व्हाट्सएप आ रहा होगा, तो आप वहां बिजी हो जाते हैं, या फिर किसी अन्य जगह पर आप बिजी हो जाते हैं, तो चीजें आपके फेवर में नहीं रहती हैं ओवरऑल, और मन क्या होता है आपका? भटकता रहता है। ऐसे में चीजें दिक्कत कर जाती हैं। तो एक बात यह आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अल्टीमेटली आपको क्या फोकस करना है? आपको फोकस करना है नियंत्रण। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण अगर आपने स्थापित कर लिया है तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो पढ़ाई है वो क्या होगी? लगातार बेहतर ढंग से होती रहेगी। ओके, तो और इसके अलावा इन्होंने 5 महाव्रत की बात की। अहिंसा, सत्य और औचौर्य आपका, और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 जो है महाव्रत होते हैं। हालांकि हमारे वेदों में ये 5 महाव्रत पहले से मौजूद थे, इन्होंने अलग से इसको लिखे। अहिंसा यानी कि मन, वचन और कर्म, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन, वचन और कर्म तीनों से हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सदैव सत्य यानी कि सदैव सत्य और हितकारी वचन बोलना चाहिए। बिना अनुमति के किसी भी वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों और वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए। और अपरिग्रह यानी कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, इसको अपरिग्रह कहते हैं। कई बार आप पैसा कमाने के चक्कर में खूब कमाते हैं। आवश्यकता आपको थोड़े पैसे की है, कमा खूब रहे बिना मतलब के, आप उसको सामाजिक कार्यों में लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अगर आप एक्स्ट्रा पैसा अर्निंग करते हैं तो वो इसको बेवकूफी कहते हैं एक तरीके से, और उसका कोई लॉजिक नहीं रहता है। ठीक है, अनेकांतवाद का इन्होंने दर्शन दिया अपने आप में। यह दर्शन बताता है कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं और कोई भी एक व्यक्ति पूर्ण सत्य का दावा नहीं कर सकता। इसके अलावा स्यादवाद, यह बहुत अच्छा जो है इनका सिद्धांत था, इस पर प्रश्न बनता है। यह अनेकांतवाद की अभिव्यक्ति है। यह सिखाता है कि हर विचार को केवल एक दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अंतिम सत्य के रूप में नहीं। वर्तमान समय में वैचारिक असहिष्णुता को दूर करने और परस्पर सम्मान और संवाद को बढ़ावा देने में यह अत्यंत उपयोगी है। क्या? स्यादवाद का सिद्धांत। ठीक है,
एक ही चीज सही है ऐसा नहीं होता है, उसके हर चीज के अलग अलग पहलू होते हैं। हमें सभी पहलुओं पर विचार करते हुए फिर अंतिम निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। तो आजकल जो असहिष्णुता है जिसको हम इंटॉलरेंस बोलते हैं, तो इंटॉलरेंस में क्या होता है, क्योंकि हम एक ही चीज को सत्य मान लेते हैं, यही सब कुछ है, हमारा ही धर्म सब कुछ है, हमारी जात सब कुछ है। नहीं, हर चीज के अपने अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं और हमें उन सभी चीजों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की बात करें तो समय और स्थान 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ, दिन दीपावली की अमावस्या के दिन। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है यहां पर लिखी हैं महावीर के बारे में। अब आपको मैं टास्क देता हूं कि अगर आपने महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ा है तो आप लगे हाथ इनके बारे में प्रॉपर तरीके से आप जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म और इसी से लगा हुआ आपके सामने क्या आ जाएगा बौद्ध धर्म, तो इसको आप जो है क्या करिएगा पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में, दोनों में कंपैरिजन करके, क्योंकि दोनों आपके एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, आप इनको रेडी कर लीजिएगा हैंड टू हैंड। चलिए अब आप बताइए तुरंत फटाक से इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। भगवान महावीर को 12 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुई? निरंजना नदी, रज्जुपालिका नदी, गंगा नदी या फिर कोसी नदी? सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको बताया था रज्जुपालिका नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए बी। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन अभी हाल ही में हो गया है। आप जानते होंगे इनका संबंध भारत से है। इनके जो पूर्वज थे वो सूरीनाम में गए थे गिरगिटिया मजदूर के रूप में। किसके रूप में? गिरगिटिया मजदूर के रूप में, गिरगिटिया या गिरमिटिया, सॉरी गिरमिटिया बोलते हैं ना इसको। देखो ये पॉइंट है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी का जन्म जो है सूरीनाम में एक इंडो सूरीनामी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज 19वीं सदी में मुख्यतः बिहार से गिरमिटिया मजदूरों के रूप में जो है गए हुए थे। तो गिरमिटिया जो मजदूर होते हैं ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। गिरमिटिया मजदूर वो होते हैं जो एक तरीके से कॉन्टैक्ट के बिहाफ में पहले भारत से मजदूरों को ले जाया जाता था अलग देशों में से, सूरीनाम में, आपका टोबैको वगैरह में, और आपका एक दो और आपके और जो है कंट्री थे वहां पर इनको जो है ले जाया जाता था और बहुत अत्याचार हुआ करता था एक्चुअली में उनके साथ। तो गिरमिटिया मजदूर के रूप में इनके जो पूर्वज थे वो सूरीनाम गए थे और उसके बाद जो है चीजें वहां पर हुई। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनके मृत्यु पर जो है शोक व्यक्त किया है, तो भी ये चर्चा में रहे हैं। ये मैंने पॉइंट आपको बता ही दिया। ठीक है, उनके पूर्वज 19वीं सदी में भारत मुख्यतः बिहार से गिरमिटिया मजदूर के रूप में सूरीनाम गए थे। आपसे देखिए कि गए थे यहां से गिरमिटिया मजदूर के रूप में और इनका परिवार आगे बढ़ा और इन्हीं के परिवार से सूरीनाम के राष्ट्रपति भी निकले। राजनीति में आने से पहले उन्होंने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने 1982 में सूरीनाम में हुई राजनीतिक हत्याओं की जांच का नेतृत्व किया था, जिससे उन्हें कानून व्यवस्था के प्रति उनकी शक्ति के लिए जाना गया अपने आप में। ठीक है, इसके अलावा वो सूरीनाम की जो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के नेता रहे। 2005 से 2010 तक उन्होंने सूरीनाम के न्याय और पुलिस मंत्री के रूप में भी कार्य किया और 2020 से 2025 तक सूरीनाम के 9वें राष्ट्रपति के रूप में देश का सफलतापूर्वक क्या किया उन्होंने नेतृत्व किया। यह भी बात ध्यान रखिएगा। भारत सूरीनाम समझ और संतोखी का योगदान, यानी कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति के रूप में भारत और सूरीनाम के बीच में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया। तो ये उनका पॉइंट था। और सांस्कृतिक जुड़ाव की अगर बात करते हैं तो 2020 में जब उन्होंने सूरीनाम के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो वो उन्होंने वेदों को हाथ में लेकर के, किसका? वेदों को हाथ में लेकर के संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किया था। आप सोच लीजिए ये स्थिति किसकी? सूरीनाम की है। अगर यही काम भारत में होता तो क्या हो जाता? भारत में फिर इसी बात को धार्मिक कह दिया जाता है ना, क्योंकि यहां पे सेक्युलरिज्म जो एक शब्द है जो हमारे दिल और दिमाग में डाल दिया गया है, इस सेक्युलरिज्म शब्द ने क्या कर दिया है? एक तरीके से देश को बर्बाद करने का काम कर दिया है सेक्युलरिज्म अपने आप पे, है ना। तो ये अब यहां पर अगर ऐसा कुछ होता तो हम जो है धार्मिक कहे जाने लगते कि अरे वेद को आपने ले लिया, आपने तो बाकी धर्मों को छोड़ दिया, किसी एक का धर्म नहीं है। लेकिन हमें अपनी भारत का मूल ही क्या? वेद है। भारत का मूल क्या? संस्कृत है। लेकिन अगर आप गाय की, वेद की, संस्कृत की, मातृभाषा की बात करेंगे तो आप पर आरोप लगा दिया जाएगा, ये बात। और इसीलिए देश का पतन धीरे धीरे करके हो रहा है कि हमें अपनी चीजों पर क्या भरोसा नहीं है, अपनी चीजों पर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने वेद को हाथ में लेकर के और संस्कृत भाषा में अपना जो है वो किया था, शपथ दिया था।
इस कदम ने भारत और वैश्विक भारतीय प्रवासियों के बीच उनके लिए एक विशेष स्थान बनाया। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक शोक संदेश में कहा है कि संतोखी का निधन केवल सूरीनाम के लिए नहीं बल्कि वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सूरीनाम के अगर बारे में बात करें तो सूरीनाम दरअसल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी तट पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी क्या है? पारामारिबो है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी सीमाएं जो है पूर्व में फ्रेंच गुयाना, पश्चिम में गुयाना और दक्षिण में ब्राजील से लगती हैं। मैप लगाना आज मैं भूल गया हूं, कोई बात नहीं, इसको एक बार मैप पे प्लीज आप देख लीजिएगा। सूरीनाम की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या काफी है, लगभग 27% है। या देश कैरेबियन समुदाय का भी एक महत्वपूर्ण सक्रिय सदस्य है अपने यहाँ पे। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब इसी पर बन जाएगा प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। हाल ही में चर्चा में रहे दिवंगत नेता चंद्रिका प्रसाद संतोखी निम्नलिखित में से किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थे? गुयाना, मॉरिशस, सूरीनाम या फिर फिजी? अभी हमने आपको बताया कहां के थे, ये सूरीनाम के थे। अच्छा, आज जो है थोड़ा सा मुझे जल्दी ही कहीं मुझे निकलना है तो थोड़ा फास्ट में कन्फ्यूज करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जल्दी में हो जाएगा आज। चलिए, भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी माउंटेन रडार यह भी चर्चाओं में रहा है और डिफेंस मिनिस्ट्री ने आत्मनिर्भर भारत पर हम जोर दे रहे हैं और उसी के अंतर्गत मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए भारतीय वायुसेना की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच लगभग 1950 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण अनुबंध जो है क्या किया है? हस्ताक्षरित किया है। ठीक है, लागत इसकी जो है वो है 1950 करोड़। उपकरण भारतीय वायुसेना के लिए 2 उन्नत माउंटेन रडार प्रणालियों और संबंधित बुनियादी ढांचे की खरीद की जाएगी। जो इसकी निर्माण करने वाली जो कंपनी है उसका नाम क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL के नाम से इसको जानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। डिजाइन और विकास की बात करते हैं तो इन माउंटेन रडार प्रणालियों को पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास प्रतिष्ठान, ठीक है, यानी कि LRDE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। तो ये सारे फैक्ट यहां पर जो है कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक एक करके आप नोट कर लीजिएगा। किसके संदर्भ में? माउंटेन जो रडार है अपने आप पे, इसके संदर्भ में जो अनुबंध अभी साइन किया गया है उसके संदर्भ में। ठीक है, चलो, रक्षा खरीद श्रेणी यानी कि खरीद बाय इंडियन IDAM यानी इंडियन इंडाइजेंसी डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड श्रेणी के तहत की जा रही, जो भारतीय घरेलू रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है या प्रदर्शित करती है। सामरिक उपयोगिता की बात करें तो भारत की उत्तरी और पूर्वी सीमाएं मुख्य रूप से ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से घिरी हुई है, और जबकि पश्चिमी सीमा विस्तृत रेगिस्तानी इलाका है अपने आप पे, जो भारत की बात करते हैं। इन दुर्गम रिजलाइन और गहरी घाटियों में पारंपरिक रडार अक्सर रडार शेडो जोन बना देते हैं। दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलें इसी रडार शेडो जोन का फायदा उठा करके रडार की पकड़ से बच के घुसपैठ कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में इसकी अपनी इंपॉर्टेंस अलग से हो जाएगी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, हवाई निगरानी में वृद्धि होगी अपने आप में, खास करके विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले और उबड़ खाबड़ इलाकों में निगरानी करने के लिए डिजाइन किए गए यह हैं। इसके अलावा छोटे रडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों का भी सटीक रूप से पता लगा सकते हैं। आत्मनिर्भरता इससे प्राप्त होगी क्योंकि ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, तो निश्चित तौर पर हम इसमें आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये बात भी यहां पर रखी गई खासकर। अब बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जा रहे इन माउंटेन रडार का स्वदेशी डिजाइन और विकास मुख्य रूप से किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? इसरो, BDL, DRDO, DRDO या फिर बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा, किसके द्वारा किया जा रहा है बताइएगा मुझे प्लीज। इसका आंसर दीजिए मुझे, गिव मी योर आंसर प्लीज। बोलिए भाई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, है ना? ये तो होगा, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। चलिए, मन की बात में त्रिपुरा के वांगमुन गांव की जल संरक्षण की पहल की सराहना की गई है पीएम मोदी जी के द्वारा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी मन की बात बोलते हैं पीएम मोदी तो उनके उसको सुना करिए, उस पूरे स्पीच को उनके, क्योंकि वहां से बहुत सारी बातों पर वो चर्चा करते हैं और उन चर्चाओं में जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उन पर प्रश्न बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो अभी एक
त्रिपुरा का वांगमुन गांव है, उस पर वहां पर जल संरक्षण को लेकर के सही बात कही है उन्होंने। और एक बड़ी बात है, उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के वांगमुन गांव, कहां का, ये गांव का गांव है त्रिपुरा का वांगमुन गांव, ठीक है। इसका उल्लेख क्या, जिसने गंभीर जल संकट को मात देकर के खुद को जल आत्मनिर्भरता के उत्कृष्ट मॉडल के रूप में जो है क्या क्या स्थापित किया। यानी कि त्रिपुरा के वांगमुन गांव में जल की दिक्कत थी, लेकिन वहां पर जल संरक्षण के माध्यम से चुनौतियों को दूर किया और आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिया। अगर हम वांगमुन गांव की ज्योग्राफिकल जो है स्थिति की बात करें और कंडीशंस की बात करें वहां पर चैलेंजेस की, तो आइए देखते क्या कुछ है। दरअसल वांगमुन गांव त्रिपुरा राज्य के उत्तरी जिले में स्थित है। यह सुरम्य जम्पोई पहाड़ियों, क्या जम्पोई पहाड़ियों में लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर क्या है बसा हुआ है। अब यहां पर एक फैक्ट पूछ लेगा, चूंकि चर्चाओं में तो वांगमुन गांव रहा है त्रिपुरा का। अब प्रश्न बन जाएगा आपके एग्जाम में कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा त्रिपुरा का वांगमुन गांव क्यों चर्चा में रहा है, ऐसा प्रश्न पूछ लेगा। या पूछ लेगा कि जम्पोई पहाड़ियां जो है वो निम्नलिखित में से किस स्टेट में अवस्थित हैं। तो अगर आपको ये न्यूज नहीं पता होगी मन की बात वाली, तो आप जम्पोई पहाड़ियों को ऐसे एग्जैक्टली नहीं पता पाएंगे। शायद संभवतः आज आप पहली बार ही जम्पोई पहाड़ियों के बारे में सुन रहे होंगे। तो जब भी कोई न्यूज आप पढ़ें, सुने, समझे, तो उससे रिलेटेड जो डेटा होता है वो आपको पता होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यहां पर अत्यधिक ऊंचाई और दुर्गम पहाड़ियां भूभाग के कारण इस गांव के लिए निवासियों को विशेष रूप से गर्मियों के दौरान गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ता था। प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी के चलते लोगों को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी अल्टीमेटली। तो अब इसकी चीजें आप यहां पर क्या हुई, सही हो गई हैं। चलिए, यहां पर छतों पर वर्षा जल संचयन, इस जल संकट के स्थायी समाधान के लिए स्थानीय प्रशासन और गांव के निवासियों ने सामूहिक प्रयास किया, जागरूकता और भागीदारी किया गया और उसमें लोगों ने जो है गांव के लगभग 300 परिवारों ने सक्रिय रूप से जल संरक्षण के महत्व को समझा और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से एक सहयोग प्राप्त किया और जन जागरूकता अभियान चला करके जल संरक्षण पर एक विशेष काम जो है उन्होंने किया। तो इसलिए गांव चर्चा में रहा है, आपको याद रखना है, ठीक है। गांव के हर घर की छत पर जो है वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की गई। इसके माध्यम से बारिश की हर बूंद को सहेजने का जो है प्रण लिया गया, संकल्प लिया गया। परिणामतः जो गांव कभी गंभीर जल संकट से जूझ रहा था, वह आज इस पर्यावरण अनुकूल और नवीन तकनीक के माध्यम से पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। जल संरक्षण के लिए अन्य राष्ट्रीय प्रयास और योजनाएं, प्रधानमंत्री ने वांगमुन गांव की सफलता के साथ साथ में देशव्यापी जल संरक्षण प्रयासों पर भी प्रकाश डाला, ठीक है। जैसे कि आपका अमृत सरोवर योजना है, आप जानते होंगे। यहां पर जो है जल को इकट्ठा किया था अपने आप में। आप सभी लोगों के गांव वगैरह में अमृत सरोवर बना होगा। जल संचय अभियान चलाया जाता है। पिछले 1 दशक में जागरूकता बढ़ाने के कारण देश भर में लगभग 50 लाख कृत्रिम जल संचयन संरचनाएं जो है बनाई गई हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आप जानते होंगे कि कितने बड़े स्तर पर यहां पर काम किया जा रहा है। तो ये सब चीजें आपको यहां पर याद रखनी है अलग अलग रूप में, इनको आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक। चलिए, अब आप बताइए प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर। वांगमुन गांव जो अपनी सफल जल संरक्षण पहल के कारण हाल ही में चर्चाओं में रहा है, त्रिपुरा की प्रसिद्ध पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। किस प्रसिद्ध पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है ये जो गांव चर्चाओं में रहा है? ये गांव दरअसल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में है? गारो पहाड़ियां, जम्पोई पहाड़ियां, लुसाई पहाड़ियां या फिर मिगिर पहाड़ियां? अभी हमने आपको बताया जम्पोई पहाड़ियां, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए, राष्ट्रीय पीएनजी अभियान 2.0, पीएनजी यानी कि जिसपे हम पाइप के रास्ते से, पाइप के सहारे हम लोग आपको जो है गैस बनाने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए गैस देते हैं। दिल्ली वगैरह में पीएनजी खूब है। बढ़ती हुई समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इस पर बहुत बड़े स्तर पर काम किया था। तो गैस आजकल हर घर में पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर काम किया है और वो आप देख पा रहे हैं, घर घर चीजें हुई हैं आपके सामने। भारत सरकार ने देश भर में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस के विस्तार की गति को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक के दिशा निर्देशों के तहत राष्ट्रीय पीएनजी अभियान 2.0 की समय सीमा को अब 30 जून 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मूल रूप से इस अभियान का दूसरा चरण 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक क्या था, निर्धारित था अपने आप पे, ठीक है। अभियान के मुख्य उद्देश्य की हम बात करते हैं तो इसका प्राथमिक उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? भारत को एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था, गैस बेस्ड इकोनॉमी के रूप में ले जाना है आगे। और इसका उद्देश्य शहरी गैस वितरण नेटवर्क के माध्यम से घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, छात्रावासों
और बाकी अन्य जगहों पर क्या करना है, पहुंचाना है। जहां पर क्या होता है, आपका किचन होता है, किचन में पाइप के सहारे जो है क्या होता है, पाइप के सहारे आपके किचन में जो है पहुंचाई जाती है गैस आराम से। मीटर लगा होता है प्रॉपर उसमें, और लोग जो है कंपनी के लोग आते हैं, चेक करते रहते हैं। अभी भी हमारे भी शहर में बहराइच में भी पीएनजी के रास्ते जो है गैस पाइपलाइन पहुंचाई गई। आप लोग के यहां भी रहा होगा, आपने देखा होगा संभवतः, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बातें। चलिए, मार्च माह की प्रमुख उपलब्धियां और आंकड़े की हम बात करें तो यहां पर सारे आंकड़े आप लिखे गए हैं कि मार्च महीने के दौरान 31 लाख से अधिक कनेक्शनों, ठीक है, में सफलतापूर्वक गैस की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। नए कनेक्शन, इसके अतिरिक्त 2.7 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन जोड़े गए हैं, जिन्हें गैसयुक्त करने की प्रक्रिया जारी है अपने आप पे, ठीक है, ध्यान रखिए कैसे बातें। एलपीजी आपूर्ति, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं, ऊर्जा आपूर्ति निरंतरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 मार्च 2026 से औसतन प्रतिदिन 50 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। और आगे के लिए जो है सरकार ने बड़े स्तर पर कदम उठाया है। आप लोग सोचते होंगे सरकार इतनी बड़ी अभी गैस की किल्लत हो रही थी, लेकिन सरकार ने बहुत पहले से प्री प्लान सब कर रखा है ऊर्जा संरक्षण को लेकर के। हर घर में गैस से, मतलब गैस को पाइप से पहुंचाने का प्रयास किया गया। हमारे शहर बहराइच में भी जो है चीजें की गई हैं, आपके घर में भी पहुंच गया होगा। जल को लेकर के आपने देखा कि हर घर जल योजना के तहत जो है सबके घरों में पानी पहुंचाया गया। पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, गैस की सुविधा, जो कि बहुत कठिन तो होता है अपने आप इसको प्राप्त करना, ये सब सुविधाएं आपको घर में दी गई हैं। तो ये सरकार के प्रयास रहे। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रही है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर काम कर रही है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण को लेकर के सरकार ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रही है। और आप कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार नहीं किया, नहीं है। कभी भी ध्यान रखिएगा, अपने देश की सरकार पर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। हाँ, अगर वैसा कुछ गलत है तो बिल्कुल उठाइए, लेकिन जहां पर बेहतर काम होते हैं उस पर सरकार का मनोबल बढ़ाना चाहिए। इससे देश प्रगति करता है। नहीं तो सरकार जब अच्छा काम करती है और आप उनके मनोबल को अगर डाउन करते हैं तो फिर दिक्कत होती है। अब आपके सामने जो है प्रश्न आ जाएगा, जिसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रीय पीएनजी अभियान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत संचालित किया जा रहा है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी होना चाहिए इसका उत्तर, है ना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। चलिए, सोंगमो या चांगू झील अभी चर्चाओं में रही है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। तो सोंगमो झील, जिसे स्थानीय रूप से चांगू झील के नाम से भी हम जानते हैं, भारत के सिक्किम राज्य के पूर्वी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिमनदी झील है अपने आप में, ग्लेशियल झील है अपने आप में, ठीक है। यह गंगटोक से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर चीन सीमा के करीब नाथुला दर्रे, जो कि आप जानते होंगे, पूछा था प्रश्न, इसके मार्ग पर स्थित है। लगभग 3753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील सर्दियों में पूरी तरीके से जम जाती है, और इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और यह भी चर्चाओं में रहा है, तो इसलिए मैंने आपको यहां पर करा दिया भाई, क्यों कहां पर यह है। बाकी भूटिया और नेपाली समुदाय इसे पवित्र मानते हैं। यह स्थान कई प्रवासी पक्षियों, विशेष रूप से ब्राह्मणी बतख के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है, पड़ाव है अपने आप में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तभी चर्चाओं में रहा, इसलिए मैंने उसको करा दिया है। सोंगमो या चांगू झील जो अभी हालों में खबरों में रहा है, ठीक है, ये पूछा आपसे कि कहां पर, किस राज्य में है, सिक्किम, असम, आंध्र प्रदेश या मिजोरम, कहां पर है ये? सिक्किम में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण झील हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा। झील महत्वपूर्ण, ये आपका टास्क है कि जैसे कि आपका कौन सी झील सबसे गहरी है, बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी, खारे पानी की झील कौन सी है, इस पर एक ना एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है, तो उसको आप रेडी कर लीजिएगा। चलिए, सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल अभी चर्चाओं में रहा है। CM-302 चीन द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसे मुख्य रूप से चीन एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुख्य तकनीकी रूप से CM-302 चीन की घरेलू YJ-12 मिसाइल का निर्यात संस्करण है अपने यहां पर। यह मिसाइल अपनी उच्च गति मैक 3 से अधिक और मारक क्षमताओं के लिए जानी जाती है। यह अभी जो है चर्चाओं में रही है, इसलिए आपको इसका नाम पता होना चाहिए भाई, किसके द्वारा है, कहां पर बनाई गई है। यह 290 किलोमीटर तक की सीमा तक बड़े युद्धपोतों को नष्ट करने में सक्षम है। इसे अक्सर भारत रूस ब्रह्मोस मिसाइल की चीनी प्रतिस्पर्धी के रूप में हम इसको देख सकते हैं, ठीक। अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? CM-302 एक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसे किस देश ने विकसित किया है?
रूस ने, चीन ने, जर्मनी ने, भारत ने। अभी हमने आपको बताया कि इस मिसाइल को चीन ने विकसित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक। RAMP कार्यक्रम, RAMP का पूर्ण रूप क्या है? राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यानी कि MSME पर्सन को क्या करना है? मजबूत करना है। MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जिसको हम बोलते हैं, तो यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य MSME क्षेत्र की बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थानों और शासन को मजबूत करना तथा केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारी को क्या करना है? बेहतर बनाना है। तो ये पॉइंट आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ठीक है, चलिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार MSME के लिए विवाद समाधान और विलंबित भुगतान यानी जो डिलेड पेमेंट होता था जैसी समस्याओं को कम करने का क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। ये जो आपका कार्यक्रम दिया गया है यहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब बन जाएगा प्रश्न इस पे। RAMP कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? सिंपल सी बात है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में है भाई साहब, ठीक है, इसलिए आप सोचा आज मैनेज कर लीजिएगा क्लास। अब आज आपके लिए प्रश्न है कि अभी हाल ही में सरकार ने देश भर में प्राकृतिक गैस के विस्तार में तेजी रखने के लिए राष्ट्रीय PNG अभियान 2.0 को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसका उत्तर आप मुझे दीजिएगा। न आज का प्रश्न है जो आपको लिखना है मेंस के एग्जाम के लिए। भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में राष्ट्रीय PNG अभियान और शहरी गैस वितरण नेटवर्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इस ऊर्जा परिवर्तन के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों और संभावित समाधानों पर प्रकाश डालिए। ये आपको लिखना है, लिखकर क्या भेज सकते हैं? आप चाहें तो हमें कॉल कर लीजिएगा, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर। यहां पर आप भेज सकते हैं अपने उत्तर को लिख करके। ठीक है, चलिए। बाकी यहां पर हमारे सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी दी गई है। आप हमारे कोर्सेज को देखिए, पढ़िए, समझिए और उसके बाद जो है आगे आप बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।